दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 3, जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत। इस वीडियो में हम पाठ नंबर 3 उत्पादन तथा लागत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा के अकॉर्डिंग उनके बारे में जानेंगे। तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो जो पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न सूत्र में से कौन सा गलत है, यानी इन चारों में से हमें गलत चुनना है। तो ए दे रखा है कुल लागत बराबर है कुल परिवर्तित लागत प्लस कुल स्थिर लागत। बी दे रखा है औसत लागत बराबर कुल लागत बटा क्यों। स दे रखा है सीमांत लागत बराबर आगत में परिवर्तन बटा निर्गत में परिवर्तन। और द दे रखा है कुल स्थिर लागत बराबर औसत स्थिर लागत इंटू मात्रा। तो इसका आंसर होगा स। सीमांत लागत बराबर आगत में परिवर्तन बटा निर्गत में परिवर्तन एक गलत सूत्र है। इसका सही सूत्र होता है सीमांत लागत बराबर निर्गत में परिवर्तन बटा आगत में परिवर्तन होता है, जबकि यहाँ उल्टा दे रखा है। तो इसलिए इसका आंसर होगा स। दूसरा दे रखा है कि निम्न में से कौन से वक्र की आकृति यू के समान नहीं होती। तो ए दे रखा है औसत लागत, बी सीमांत लागत, सी औसत परिवर्ती लागत और डी दे रखा है औसत स्थिर लागत वक्र। तो इसका आंसर होगा द। औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति यू के समान नहीं होती। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन के परस्पर संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन बताना है। ए दे रखा है जब औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है तब सीमांत उत्पादन उससे अधिक होता है। ब दे रखा है जब औसत उत्पादन घट रहा हो तब सीमांत उत्पादन में परिवर्तन औसत उत्पादन से अधिक होता है। स दे रखा है जब औसत उत्पादन अधिकतम हो तब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बराबर होता है। और डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ए डी दे रखा है उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न दे रखा है कि परिवर्ती अनुपात नियम के अंतर्गत जहां कुल उत्पादन अधिकतम होता है वह सीमांत उत्पादन होगा। ए धनात्मक, बी न्यूनतम, सी शून्य या डी ऋणात्मक। तो इसका आंसर होगा जहां कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहां सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो इसका आंसर होगा स शून्य। चौथा प्रश्न दे रखा है कि ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत दे रखा है उत्पादन के साधन जिस अनुपात में बढ़ते हैं कुल उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। ब दे रखा है कि उत्पादन साधन जिस अनुपात में बढ़ते हैं कुल उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। स दे रखा है कि उत्पादन साधन जिस अनुपात में बढ़ते हैं कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। और डी दे रखता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए कि उत्पादन के साधन जिस अनुपात में बढ़ते हैं कुल उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है, तो यह ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ए। छठवां सवाल दे रखा है कि एक फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के मध्य संबंध फलन बताने वाला फलन है। तो ए उपभोग फलन, बी उत्पादन फलन, सी व्यय फलन और डी आय फलन। तो इसका आंसर होगा ब उत्पादन फलन। यह उत्पादन फलन होता है कि एक फर्म द्वारा उपयोग में लाई गई आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत में संबंध को बताने वाला फलन होता है उत्पादन फलन। तो आंसर होगा बी। सातवां सवाल दे रखा है कि अल्पकाल में एक फर्म जिन आगतों में परिवर्तन ला सकती है उसे या उन्हें कहा जाता है। ए स्थिर लागत, बी कुल लागत, सी परिवर्ती लागत, डी सीमांत लागत। तो इसका आंसर होगा स परिवर्तित लागत। आठवां सवाल है कि एक फर्म द्वारा कुल उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए उत्पादन में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ए सीमांत लागत, बी औसत लागत, सी कुल लागत और डी कुल उत्पादन। तो इसका आंसर होगा
सीमांत लागत। सीमांत लागत। 9वां सवाल है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है। ए शून्य, बी अधिकतम, सी न्यूनतम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो उस स्थिति में कुल उत्पादन अधिकतम होता है। तो इसका आंसर होगा बी अधिकतम। अगला सवाल दे रखा है कि पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा किस समयावधि से संबंधित है। ए अति दीर्घकाल, अति अल्पकाल, बी अल्पकाल, सी दीर्घकाल और डी अति दीर्घकाल। तो इसका आंसर होगा कि पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा दीर्घकाल से संबंधित होती है। तो इसका आंसर होगा स दीर्घकाल। तो इस प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाने हैं। अब हम जानते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल दे रखा है कि कौन सा लागत वक्र आयताकार अति परवलय आकृति का होता है। तो इसका आंसर होगा औसत स्थिर लागत वक्र, यानी AFC वक्र की आकृति आयताकार अति परवलय होती है। दूसरा सवाल दे रखा है कि अल्पकाल से क्या तात्पर्य है, यानी अल्पकाल क्या होता है। तो अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन तो स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। यानी एक साधन तो हमेशा स्थिर रहेगा और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। तो यह अल्पकाल की अवधि कहलाती है। दीर्घकाल से क्या तात्पर्य, अगला सवाल है तीसरा कि दीर्घकाल से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उनमें सभी में परिवर्तन किया जा सकता है, वह दीर्घकाल कहलाता है। उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है, उत्पादन फलन की परिभाषा बतानी है। तो फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी आगतों और निर्गतों के मध्य जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं, तथा अर्थात उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं। पांचवा सवाल है कि वह कौन सी लागत है जिसे अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वह लागत बतानी है जिसमें अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर होगा कुल स्थिर लागत, यानी कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कुल स्थिर लागत। अगला सवाल है कि समोच्च उत्पाद वक्र किसे कहते हैं, या समोच्च उत्पाद वक्र के बारे में बताइए। तो समोच्च उत्पाद वक्र दो उत्पादन साधन के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि समोच्च उत्पाद वक्र दो उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। इसकी आकृति मूल बिंदु के उन्नतोदर होती है। तो समोच्च उत्पाद वक्र को जान लिया। अब हम जानते हैं औसत उत्पाद की आकृति किस प्रकार की होती है। तो इसका आंसर होगा कि जो औसत उत्पादन है उसकी आकृति उल्टे यू आकार की होती है, यानी AP की आकृति होती है वो उल्टे यू आकार की होती है। अगला सवाल दे रखा है कि पैमाने के प्रतिफल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि पैमाने के प्रतिफल के 3 प्रकार हैं। पहला है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, अर्थात वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। दूसरा है स्थिर पैमाने का प्रतिफल और तीसरा है घटते पैमाने का प्रतिफल, अर्थात ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। तो इस प्रकार 3 प्रकार के पैमाने के प्रतिफल होते हैं। अगला सवाल है कि सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है, यानी सीमांत लागत की परिभाषा बतानी है। तो इसका आंसर होगा कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से, ध्यान देना दोस्तों कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से
कुल लागत में जो वृद्धि होती है या जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। तो उत्पादन के एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। अगला सवाल है कि सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सीमांत लागत का सूत्र बताना है। तो सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। कुल लागत में परिवर्तन या उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। तो तो सीमांत लागत बराबर है कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन, यानी MC बराबर होता है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, जहाँ डेल्टा TC है कुल लागत में परिवर्तन और डेल्टा Q है उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। तो सीमांत लागत का सूत्र हो गया। अब बताना है अगला सवाल कि अल्पकाल में परिवर्तित लागतों के कोई दो उदाहरण दीजिए, यानी परिवर्तनशील जो आगत है उनके बारे में बताना है। तो इसका पहला उदाहरण होगा कच्चे माल का मूल्य और दूसरा होगा श्रम की मजदूरी। 12 सवाल है कि समय के आधार पर उत्पादन फलन के प्रकार लिखिए। तो समय के आधार पर उत्पादन फलन के दो प्रकार है। पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उत्पादन लागत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा किसी वस्तु का उत्पादन करने पर जो कुल व्यय होता है उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का निर्माण करने पर जो कुल खर्चा या व्यय होता है उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। अगला सवाल है 14वां कि उत्पादन वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत में परिवर्तन किस तरह होता है? तो ध्यान देना दोस्तों, इसका आंसर होगा कि जैसे जैसे उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है औसत स्थिर लागत लगातार घटती रहती है। तो औसत स्थिर लागत क्या होगी? उत्पादन मात्रा के साथ साथ लगातार घटती ही रहती है। इस कारण ही इसका जो वक्र बनता है वो आयताकार अतिपरवलय होता है। तो इस प्रकार हमने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जाने। अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को संक्षिप्त में लिखिए, यानी पैमाने की प्रतिफल की अवधारणा को बताना है। तो इसका आंसर होगा कि दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधन में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि दीर्घकालीन अवधि में जो उत्पादन के साधनों में हम जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे जो दर्शाया जाता है उसे ही पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। यानी जो पैमाने का प्रतिफल होता है वह दीर्घकालीन होता है, यानी दीर्घकालीन उत्पादन फलन को ही पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल दे रखा है कि उत्पादन के संदर्भ में अल्पकाल एवं दीर्घकाल से क्या तात्पर्य है? तो अल्पकाल से तात्पर्य है कि अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादक उत्पादन के केवल परिवर्तनशील आगतों में ही परिवर्तन कर सकता है। यानी अल्पकालीन वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादक केवल उत्पादन के जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उनमें ही परिवर्तन कर सकता है, स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। दीर्घकाल से अभिप्राय है कि दीर्घकालीन समय अवधि वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है। यानी जो उत्पादक होता है वह उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, अतः उत्पादन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये दीर्घकालीन होगी। तो अल्पकाल दीर्घकाल के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि उत्पादन आगतों से क्या तात्पर्य है। दो उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्पादन आगत उत्पादन के वे साधन होते हैं जिनके सहयोग से एक उत्पादक उत्पादन करता है। तो
उत्पादन आगत समझ में आ गया होगा कि उत्पादन के वे साधन होते हैं जिनकी सहायता से उत्पादक उनका उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करता है, वह उत्पादन आगत कहलाते हैं। जैसे श्रम है, पूंजी है, भूमि है, मशीन है, कच्चा माल है आदि। यानी उत्पादन आगतों को उत्पादन के साधन भी कहा जाता है। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल है कि फर्म उत्पादन साधनों के किस सहयोग बिंदु पर साम्य में होगी। तो ये बताना है कि फर्म किस सहयोग पर साम्य होगी। तो इसका आंसर होगा कि एक फर्म उस सहयोग बिंदु पर साम्य होगी जहां पर समोच्च उत्पाद वक्र सम लागत रेखा का ढाल समान या बराबर होता है। यानी जिस फर्म उत्पादन के उस सहयोग या उस बिंदु पर साम्य की स्थिति या संतुलन की स्थिति में होगी जहां समोच्च उत्पाद वक्र तथा सम लागत रेखा दोनों बराबर होते हैं, वह फर्म का साम्य बिंदु होगा। पांचवा सवाल है कि उत्पादन के प्रतिफल एवं परिवर्ती अनुपात के नियम में कोई 3 अंतर बताइए। तो उत्पादन के जो प्रतिफल है यानी पैमाने के जो प्रतिफल है और परिवर्तनशील अनुपात के नियम में कोई 3 अंतर बताने हैं। तो इसका आंसर होगा, पहला अंतर है कि उत्पादन के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होता है जबकि परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। तो पहला अंतर जान लिया कि उत्पादन के जो प्रतिफल होते हैं वह दीर्घकाल में लागू होते हैं जबकि परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। दूसरा अंतर है कि उत्पादन के प्रतिफल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इन उत्पादन के प्रतिफल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं जबकि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में एक साधन स्थिर रहता है जबकि अन्य साधनों में परिवर्तन होता है। तीसरा अंतर है कि उत्पादन के प्रतिफल में साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है जबकि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में साधन अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी जो उत्पादन के प्रतिफल है तथा पैमाने के प्रतिफल है उनमें तो समान अनुपात में परिवर्तन होता है जबकि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में साधन अनुपात में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हमने 5वां सवाल जाना। 6वां सवाल है कि उत्पादन के संतुलन की 2 आवश्यक शर्तें बताइए। कि उत्पादन के संतुलन की जो 2 आवश्यक शर्तें है वो हमें बतानी है। तो पहली शर्त होगी कि समोच्च उत्पाद वक्र संतुलन बिंदु पर सम लागत रेखा वक्र को स्पर्श करे। यानी ध्यान देना दोस्तों कि पहली शर्त तो ये है कि जो समोच्च उत्पाद वक्र है वह सम लागत रेखा वक्र को स्पर्श करे। दूसरा है कि समोच्च उत्पाद वक्र तथा सम लागत वक्र के ढाल संतुलन बिंदु पर एक दूसरे के बराबर हो। यानी समोच्च उत्पाद वक्र का ढाल तथा सम लागत वक्र का ढाल दोनों बराबर या समान होने चाहिए, दूसरी शर्त होगी। और तीसरी शर्त है कि संतुलन बिंदु पर समोच्च उत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की शर्तें हैं। अगला है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विशेषता लिखिए। तो इसकी विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता होगी इसकी कि परिवर्तनशील अनुपात नियम केवल और केवल अल्पकाल में ही लागू होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में एक साधन में परिवर्तन होता है जबकि अन्य साधन परिवर्तनशील रहते हैं। तीसरी ये विशेषता है कि परिवर्तनशील अनुपात नियम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। तो इस प्रकार हमने 3 विशेषताएं जानी। अगला सवाल है कि उत्पादन आगतों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यानी उत्पादन आगतों के बारे में बताना है कि उत्पादन आगत उत्पादन के वे साधन होते हैं जिनके सहयोग से एक उत्पादक किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन करता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि उत्पादन आगत क्या होते हैं कि उत्पादन के वे साधन होते हैं जिनकी सहायता से
उत्पादक किसी वस्तु का निर्माण करता है। जैसे श्रम, श्रम के उपयोग से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, ये सभी क्या है, उत्पादन के आगत या साधन है। 9वां सवाल है कि समोद उत्पाद वक्र की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर होगा पहला कि समोद उत्पाद वक्र ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि समोद उत्पाद वक्र है वो ऊपर से नीचे दाएं दाएं गिरता हुआ होता है, अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक होता है। पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता है कि समोद उत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तो दूसरी विशेषता होगी कि समोद उत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तीसरी है कि समोद उत्पाद वक्र जैसे जैसे मूल बिंदु से दूर होगा वह उतनी ही अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी उस अधिक उत्पादन स्तर को बताता है। यानी अगर समोद उत्पाद वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक दूर होगा वह उतने ही ऊंचे उत्पादन स्तर के बारे में बताएगा। अगला है विशेषता कि कभी भी समोद उत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। तो ध्यान देना दोस्तों कि समोद उत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 विशेषताएं जानी है। अगला सवाल है कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा कि स्थिर लागतें वे लागतें होती है जो उत्पादन मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती, जबकि परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती है जो उत्पादन मात्रा के साथ परिवर्तित होती है। पहले अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि स्थिर लागतें शून्य उत्पादन पर भी उठानी पड़ती है, यानी जब शून्य उत्पादन भी होता है तब भी स्थिर लागतें वहन करनी होती है, जबकि परिवर्तनशील लागतें शून्य उत्पादन होने पर शून्य ही होगी, यानी परिवर्तनशील लागत हमें वहन नहीं करनी पड़ेगी अगर कोई उत्पादन नहीं होगा तो। तीसरी अंतर है कि जो स्थिर लागत वक्र का आकृति है वह क्षैतिज अक्ष के समांतर होती है। ध्यान देना दोस्तों कि स्थिर लागत की आकृति क्षैतिज अक्ष के समांतर होती है, जबकि जो परिवर्तनशील लागत है उसकी आकृति धनात्मक ढाल वाली ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है। तीसरा अंतर हो गया। चौथा है कि स्थिर लागतों के उदाहरण है जैसे भवन है, मंत्रालय कर्मचारियों का वेतन है, मशीनें आदि। और परिवर्तनशील लागत है जैसे मजदूरों की मजदूरी तथा कच्चे माल का मूल्य। तो इस प्रकार हमने स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर जाना है। 11वां सवाल है कि समोद उत्पाद वक्र तथा सम लागत रेखा द्वारा एक उत्पादक का इष्टतम संयोग का निर्धारण कीजिए। तो ध्यान देना दोस्तों, तो एक उत्पादक का इष्टतम संयोग या संतुलन बिंदु वहाँ निर्धारित होता है जहाँ पर 3 शर्तें होती है। पहली शर्त कि समोद उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करे। पहली शर्त होगी कि समोद उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करे। दूसरी है शर्त कि समोद उत्पाद वक्र का ढाल तथा सम लागत रेखा का ढाल बराबर हो। और तीसरी शर्त है कि समोद उत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। जहाँ पर तीनों शर्तें होती है वहीं पर एक उत्पादक का इष्टतम संयोग का निर्धारण होता है। 12 सवाल दे रखा है कि समोद उत्पाद मानचित्र से क्या अभिप्राय है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए या दर्शाइए। तो समोद उत्पाद मानचित्र बताना है जब एक ही रेखा चित्र में 2 या 2 से अधिक समोद उत्पाद वक्र दर्शाए जाते हैं तो उसे समोद उत्पाद मानचित्र कहते हैं। 13वां सवाल है कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के संबंध को दर्शाना है। तो इसमें मुख्यतः 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध है जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन
दोनों में वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में अधिक होता है, अर्थात सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र के ऊपर स्थित होता है। पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध है, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है उस स्थिति में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं। तीसरा संबंध है कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में गिरावट होती है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तेज गति से गिरता है, अर्थात सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र के नीचे स्थित होता है। तो इस प्रकार हमने 3 संबंध जाने हैं। 14वां सवाल है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम के लागू होने के कोई 3 कारण लिखिए, यानी हमें 3 कारण बताने हैं सीमांत उत्पादन नियम लागू होने के। तो पहला जो कारण है वो हम जानते हैं कि पहला है कि एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। पहला कारण हो गया कि एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। दूसरा है उत्पादन साधनों की सीमितता। और तीसरा है अनुकूलतम प्रयोग के बाद अतिरिक्त इकाई के लगाने के कारण। और चौथा है उत्पादन के साधन एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। और अगला कारण है कि उत्पत्ति कला या तकनीक में सुधार का अभाव। इस कारण से सीमांत उत्पादन के नियम होने के एक कारण है। पहला कारण हो गया एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। दूसरा है उत्पादन साधनों की सीमितता। और तीसरा है अनुकूलतम संयोग के बाद अतिरिक्त इकाइयाँ लगाने के कारण। तो इस प्रकार हमने लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में जाना है। हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि अल्पकाल में एक फर्म के कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद की अवधारणा को रेखाचित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया कि कुल उत्पादन है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को रेखाचित्र की सहायता से समझाना है। दूसरा सवाल दे रखा है कि अल्पकालीन औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत एवं सीमांत लागत की अवधारणा को रेखाचित्र सहित समझाइए। तीसरा सवाल दे रखा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को रेखाचित्र सहित व्याख्या कीजिए। यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को रेखाचित्र द्वारा समझाना है। चौथा सवाल दे रखा है कि पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और लास्ट सवाल दे रखा है कि दीर्घकालीन लागत से क्या तात्पर्य है तथा दीर्घकालीन सीमांत और औसत लागत के संबंध को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार हमने ये 5 निबंधात्मक प्रश्न जाने हैं, जिसमें बोर्ड की दृष्टि से 5वां प्रश्न और तीसरा प्रश्न और पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हमने पाठ 3 के, जिसका नाम है उत्पादन और लागत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक तथा निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में जाना, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।